क्या इंडिया में रियल पावर लोगों के हाथ में है? लोग क्या करते हैं? जब मैं बोल रहा हूं चुनाव किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री एंड फेयर होने चाहिए, इसका ये मतलब है, फ्री का मतलब है, यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करी गई है, ये नंबर देश के संविधान के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। देश के अंदर चुनाव कौन कौन करवाता है? देश के अंदर जो लोग चुनाव करवाते हैं, क्या उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा सकता? इन सभी चुनावों को कराने की जिम्मेदारी देश के अंदर एक बॉडी की है, उस बॉडी का नाम है तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। टॉपिक का नाम है इलेक्शंस। ठीक है, चुनाव, हिंदी में बोलते हैं चुनाव। ठीक है, इलेक्शंस पार्ट 15 देश के संविधान के भाग 15 में इलेक्शंस के बारे में बात करी गई है। इलेक्शंस के पूरे टॉपिक को समझने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा, और सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम लोग इलेक्शन पढ़ेंगे। इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आप सबने कभी ना कभी इस वर्ड को जरूर सुना होगा, डेमोक्रेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र, है ना। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो रियल पावर है वो किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है, पीपल के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है। एक ऐसा सिस्टम जहां पर रियल पावर लोगों के हाथ में होती है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? वो सिस्टम डेमोक्रेसी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया, क्या इंडिया में रियल पावर लोगों के हाथ में है? लोग क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं, सरकार लोगों के लिए काम करती है। तो रियल पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है। हर 5 साल में ये चीज होती है, 5 साल बाद नई सरकार आती है, लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और नई सरकार चुनते हैं, सरकार फिर लोगों के लिए काम करती है। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर रियल पावर लोगों के हाथ में होती है, वो सिस्टम क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र, यानी कि लोकशाही बोला जाता है। इतना क्लियर है? और बहुत सिंपल सी बात यह है कि होता क्या है, लोग जो है वो क्या करते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इलेक्शन से वो नई सरकार को चुनते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं। मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी भी सिस्टम में जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है, वहां पर चुनाव यानी कि इलेक्शंस की भूमिका यानी कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है? क्या डेमोक्रेसी अच्छी तरह से तभी हो पाएगी जब चुनाव बिल्कुल अच्छी तरह से करवाए जाएंगे? यानी कि क्या आप बोल सकते हो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव फ्री एंड फेयर होने चाहिए? फ्री एंड फेयर होने चाहिए। फ्री एंड फेयर का क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। जब मैं बोल रहा हूं चुनाव किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इसका यह मतलब है, फ्री का मतलब है कि वहां पर जो वोटर्स हैं उनको किसी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, वो किसी तरह के प्रेशर में ना हो, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस या एनी प्रेशर वो लोग वोट करें। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में जो फ्री का मतलब है वो ये है कि जो वोटर है वो किसी प्रेशर में आकर वोट ना करे, किसी इन्फ्लुएंस में आके वोट ना करे, अपने मन से वोट करे। और फेयर इलेक्शन का मतलब है कि चुनाव बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, फेयरली होने चाहिए, ट्रांसपेरेंटली होने चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छी तरह से काम करे, या अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है? जहां पर लोग जिस चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर होना चाहिए। सिंपल सी बात। फ्री इलेक्शन का मतलब अपने को समझ में आया, फेयर इलेक्शन का मतलब अपने को समझ में आया। हमारे देश के संविधान बनाने वाले लोग यानी कि बी आर अम्बेडकर जी और बी आर अम्बेडकर जी की जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी,
हमारे देश के संविधान बनाने वाले लोग ये अच्छी तरह से जानते थे कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मतलब तभी है जब चुनाव निष्पक्ष हो। इसीलिए उन्होंने अलग से एक पार्ट, एक चैप्टर देश के संविधान के अंदर डाला, और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्शंस, जो कि पार्ट 15 यानी कि चैप्टर 15 है देश के संविधान का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि देश के संविधान को थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में लिखा गया है, तो आपको आधी चीजें समझ में आएंगी, हो सकता है आधी समझ में ना भी आए, पर दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा आर्टिकल्स वगैरह सब चीजें समझा दूंगा। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 324 क्लॉज 1 बोलता है, पहली चीज तो वहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल को सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है? वोटर लिस्ट। भाई कई बार आप लोग वोट करने जाते होंगे, कई बार आपने देखा होगा जब आप वोट करने जाएंगे तो एक वोटर लिस्ट बनी होती है जिसमें आपका नाम लिखा होता है, एज लिखी होती है। वोटर लिस्ट देखी होगी आपने। तो इलेक्टोरल रोल का सिंपल मतलब क्या है? वोटर लिस्ट, है ना। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 324 क्लॉज 1 बोलता है कि देश के अंदर संसद, पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक बॉडी होती है संसद, जिसके 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिसके 2 हाउस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है कि देश के अंदर संसद के जब चुनाव होंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जब चुनाव होंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर की जब चुनाव होंगे, यानी कि विधानसभा या विधान परिषद के जब चुनाव होंगे, इसके साथ साथ राष्ट्रपति का चुनाव होगा और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इन सभी चुनावों को कराने की जिम्मेदारी देश के अंदर एक बॉडी की है। उस बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन। उस बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। सुना होगा आपने, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 सिंपल सी एक बात बोलता है कि पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस, ये इलेक्शंस को करवाने की जिम्मेदारी एक बॉडी की है। बॉडी का नाम है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। और एक चीज और बोली गई है आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में, क्या बोली गई है कि चुनाव आयोग इन बॉडीज के जब इलेक्शन करवाएगा तो जो वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी है वो भी किसकी है? चुनाव आयोग की है। वोटर लिस्ट का मतलब अपने को समझ में आता है। वोटर लिस्ट का मतलब एक ऐसी लिस्ट जहां पर वोटर्स के नाम लिखे हों और एज लिखी हो, पता लिखा हो, है ना। वोटर लिस्ट, कई बार अगर आपने चुनाव में पार्टिसिपेट किया हो, वोट दिया हो, तो आपने देखा होगा एक वोटर लिस्ट होती है, आपका नाम लिखा होगा वहां पर, एज लिखी होगी और आपका पता भी शायद लिखा होगा, वहां मेंशन किया गया होगा। तो इन सभी चुनाव को करवाने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, और इन सभी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ये बात बोलता है। क्लियर हुई चीज? क्लॉज इसमें बात करता है इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन की, यानी कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन से लोग होंगे उनकी बात करता है। इलेक्शन कमीशन का काम हम लोग पिछले वाले क्लॉज में पढ़ चुके हैं। देश के अंदर उन बॉडीज के लिए चुनाव करवाना, पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके लिए चुनाव करवाना। पर सवाल अभी उठता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, उसकी बात करता है आर्टिकल 324 क्लॉज 2। और बोला गया है आर्टिकल के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, हिंदी में बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। चीफ मतलब मुख्य, इलेक्शन कमिश्नर मतलब चुनाव आयुक्त, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त। और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और इन सब का अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 बेसिकली बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, और बोल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे
और इन सबका अपॉइंटमेंट देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात करी गई है, ये नंबर देश के संविधान के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये नंबर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये पूरी मर्जी देश के राष्ट्रपति की है कि वो समय समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ कितने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। ये पूरी मर्जी किसकी है? देश के राष्ट्रपति की है कि वो समय समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ कितने और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 3 बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है, बहुत कॉमन सेंस की बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन का क्या हो जाएगा? चेयरमैन हो जाएगा। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या हो जाएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। पर यहां पर आर्टिकल 324 क्लॉज 4 एक नए पद की बात कर रहा है, एक नए पोस्ट की बात कर रहा है और पोस्ट का नाम है रीजनल इलेक्शन कमिश्नर। भाई अभी तक हम लोगों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पढ़ा और इलेक्शन कमिश्नर पढ़ा, ये नया आ गया। नया क्या है? रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, है ना। REC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। REC क्या है? ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 324 क्लॉज 4 बोलता है कि अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उसको काम करने के लिए कुछ और लोग चाहिए तो वो राष्ट्रपति से गुजारिश कर सकता है कुछ और लोगों को अपॉइंट करने के लिए टेम्परेरी टाइम के लिए, और इन और लोगों को क्या बोला जाएगा? रीजनल इलेक्शन कमिश्नर बोला जाएगा। लेकिन आर्टिकल 324 क्लॉज 4 में एक बात और बोली गई है, वो ये बोली गई है कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए, स्टेट असेंबली के चुनाव के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव के लिए या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के लिए ही अपॉइंट किए जा सकते हैं। यानी कि राज्यसभा के चुनाव के लिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। किस किस के लिए किया जा सकता है? ध्यान से देखो, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, है ना। इन 3 चुनावों के लिए रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को अगर लगता है कि उनको ज्यादा लोग चाहिए चुनाव करवाने के लिए तो राष्ट्रपति के पास वो जा सकते हैं और राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेगा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की जो नौकरी है वो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब लगा कि ये लोग किसी काम के नहीं है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको हटवा सकता है राष्ट्रपति से बोलकर। क्लियर हुआ चीज? ठीक है। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 4 एक नई पोस्ट की बात करता है, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर की। अब हिंदुस्तान में क्या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है, नहीं किया गया है? तो उसके बारे में क्या स्टेटस है? उसके बारे में ये स्टेटस है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, जब देश का संविधान बना था और देश के संविधान बनने के बाद जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951 में, सिर्फ तभी इस प्रोविजन का इस्तेमाल किया गया और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया। उसके बाद से लेके अब तक आज तक इस प्रोविजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी देश के संविधान के अंदर ये प्रोविजन है तो आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आ सकते हैं।